तो ये फ्रांस का झंडा है। अगर कोई झंडा प्रतियोगिता होती तो यह निश्चित रूप से पहले स्थान पर होता कि कितने अन्य झंडे इससे प्रेरित हैं या इसकी नकल करके बनाए गए हैं। इन सभी अन्य प्रयासों को देखें, कुछ अच्छे हैं और अन्य माउंटेन लाइटनिंग के नकली ब्रांड संस्करण जैसे दिखते हैं। आप इनमें से आधे झंडों के बीच अंतर भी नहीं बता सकते, लेकिन फ्रांस को आप पहचान सकते हैं क्योंकि यह मूल है और शायद पिछले कुछ महीनों में यह आपके फेसबुक फीड पर हर जगह रहा है। तो ये कहाँ से आया और जब हम इसे देखते हैं तो हमें तुरंत फ्रांस की याद क्यों आती है, और जब हम इसे देखते हैं तो हमें तुरंत चैड या रोमानिया की याद क्यों नहीं आती। नीला, सफेद और लाल रंग आमतौर पर गणतंत्रवाद या लोकतंत्र से जुड़े होते हैं। फ्रांसीसी ध्वज वो पहला रंग नहीं था जिसका इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था, और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तकनीकी रूप से डच ने 1572 में अपने स्पेनिश शासकों के खिलाफ विद्रोह में इस समान ध्वज का इस्तेमाल किया था। फ्रांसीसी ध्वज को पलटने पर यह ऐसा दिखता है, लेकिन फ्रांस सस्ते नकल वाले झंडे नहीं पहनता और डच लोगों की नकल करने के अलावा भी एक और वजह है। जब 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई तो क्रांतिकारी अपने शाही उत्पीड़कों के झंडे का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। विद्रोह या क्रांति का सबसे पहला नियम है कि अपने दुश्मनों के झंडे जैसा झंडा न इस्तेमाल करें। आपकी तरफ देखते हुए कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्रांति से पहले का फ्रांस का झंडा कुछ ऐसा दिखता था। आप जो सफेद रंग देख रहे हैं उसका फ्रांस में राजशाही से गहरा नाता है, जो जॉन ऑफ आर्क के समय से है। नौकरानी नाम की यह किशोरी एक सफेद झंडे के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में उतरी थी, जिसके किनारे पर यीशु की तस्वीर थी। क्योंकि हर कोई जॉन ऑफ आर्क को अब तक की सबसे बहादुर किशोरी के रूप में पसंद करता था, इसलिए फ्रांस में सफेद रंग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लगा। फ्रांसीसी प्रोटेस्टेंट भी सफेद रंग को बहुत पसंद करते थे और खुद को दर्शाने के लिए इस रंग का इस्तेमाल करते थे। और फिर हेनरी चतुर्थ राजा बना। वो प्रोटेस्टेंट थे लेकिन कैथोलिक धर्म अपना लिया और उन्हें लगा कि देश में दो धर्मों को जोड़ने के लिए सफेद रंग सबसे अच्छा है। और हे भगवान, फ्रांसीसी लोगों को सफेद रंग बहुत पसंद था। क्रांति से पहले फ्रांसीसी सेना की पेंटिंग्स देखिए, हर जगह सफेद रंग दिखाई देता है। सैनिक सफेद यूनिफॉर्म भी पहनते थे। सोचिए कि मार्च करते समय उन्हें साफ सुथरा रखना कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन नहीं, सॉरी दोस्त, सफेद रंग पहनना ही पड़ता है, चाहे बाहर कीचड़ हो या बारिश, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है। सफेद रंग फ्रांस में सफेद रंग के आने से पहले इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे ये। लेकिन जब 1589 में पिछले वेल्वस परिवार के बाद बोर्बो परिवार ने सत्ता संभाली तो उन्होंने फ्रांसीसी झंडों से जुड़े ऐतिहासिक नीले रंग को सफेद कर दिया। लेकिन बोर्बो परिवार के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात थी कि 1789 में जब क्रांति शुरू हुई तब भी वो फ्रांस के राजा थे। क्रांतिकारियों ने शुरुआत में अपने प्रतीकों के लिए पेरिस के झंडे से प्रेरणा ली, जिसमें एक पट्टी नीली और एक पट्टी लाल थी। लेकिन वे उस आइडिया को पूरी तरह से चुराकर पेरिस के झंडे को पूरे फ्रांस का झंडा नहीं बना सकते थे। इसलिए राजशाही के ऐतिहासिक सफेद रंग के प्रतीक को पेरिस के दोनों ओर से कुचलते हुए बीच में रखने का आइडिया आया। इस प्रतीक ने राजशाही के रंग को लोगों के अधीन कर दिया। लेकिन ये जाना पहचाना वर्जन फ्रांसीसी झंडे का पहला एडिशन नहीं था। ये था 1790 से 1794 तक 4 साल तक ऐसा ही रहा, जब इस फैशनिस्ट को नीले और सफेद रंगों को बदलने का आइडिया आया। हालांकि उसने ये सब रंगा तो शायद वो कुछ कर रहा था। वैसे भी 1794 से यह झंडा फ्रांसीसी गणराज्य का आधिकारिक झंडा था और नेपोलियन को भी यह उतना ही पसंद था, इसलिए उसने सत्ता संभालने के बाद भी इसे बरकरार रखा। नेपोलियन ने पूरे यूरोप में लूटपाट मचाई और अपने जीते हुए इलाकों में झंडे के डिजाइन को फैलाया, जैसे यहाँ और यहाँ। हालांकि लोगों को नेपोलियन की लूटपाट या 3 रंगों वाले झंडे के डिजाइन को फैलाना पसंद नहीं आया, तो दुनिया के सभी लोगों ने मिलकर उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और 1814 में उसे फ्रांस से बाहर निकाल दिया। ऐसा करने के बाद उन्होंने सोचा कि 26 साल की अराजक क्रांति के बाद फ्रांस के लिए सबसे अच्छा उपाय यही होगा कि इन लोगों बोबोन्स को वापस लाया जाए, और उनके साथ पुराना सफेद झंडा भी वापस आया, जिसे हम सभी जानते हैं और पसंद करते हैं। लेकिन फ्रांस के लोगों को ये पसंद नहीं था और नेपोलियन को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो अपनी कुर्सी से भाग गया, फ्रांसीसी लोगों को भड़काया और फिर से सम्राट बन गया। बोबोलन फिर से राजा बनने के कुछ ही महीनों बाद अपने झंडे के साथ भाग गए। तिरंगा फिर से राष्ट्रीय ध्वज बन गया और फ्रांसीसी खुश थे। लेकिन सभी ने फिर से नेपोलियन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उसे बहुत जल्दी हरा दिया। इस बार उसे यहीं कहीं दूर एक द्वीप पर भेज दिया गया, ये सोचकर कि वे इस तरह की हरकतों से सुरक्षित हैं। बोबोन्स 1815 में फिर से फ्रांस लौट आए और एक बार फिर फ्रांस के लोगों पर सफेद झंडा थोप दिया। ये बोबोन बहाली का झंडा था। हाँ, यह एक सादा और सरल सफेद झंडा है। 1830 तक 15 सालों तक फ्रांस को दुनिया भर में एक ऐसे देश के तौर पर जाना जाता था जिसका झंडा एक सादा सफेद आयत है। लेकिन 1830 में जुलाई क्रांति के बाद ये बकवास बदल गई, जब सबसे सरल दिखने वाले व्यक्ति नागरिक राजा लुई फिफ्थ ने सत्ता संभाली और थेरी कलर को बहाल किया। 1830 में उस तारीख से थेरी कलर फ्रांस का झंडा बना हुआ है। हालांकि यह हमेशा इतना निश्चित नहीं था। 1848 में समाजवादी क्रांतिकारियों ने झंडे को बदलकर एक सादा लाल झंडा करने की मांग की, लेकिन ये तब विफल हो गया जब एक बदमाश फ्रांसीसी ने उनसे कहा, आपकी आजादी और आपकी शान के साथ साम्राज्य में गणतंत्र के साथ तिरंगा पूरी दुनिया में घूम चुका है। और लाल झंडा लोगों के खून से सने शैम्परों के चारों ओर लपेटा गया। और फिर 1870 में आखिरी बोनापार्ट सम्राट नेपोलियन III के तख्तापलट के बाद नए पाए गए तीसरे फ्रांसीसी गणराज्य की राष्ट्रीय सभा में राजशाही बहुमत से चुने गए। असेंबली ने हेनरी कॉम्पोर्ट नाम के
के एक शख्स को गद्दी देने की पेशकश की। वो गद्दी पर बैठने का दावा करने वाला एक बोबोन दावेदार था और अगर वह चाहता तो राजा बन सकता था, लेकिन उसने इस बात पर अड़ गया कि वह तभी गद्दी स्वीकार करेगा जब तिरंगा झंडा बदलकर फिर से तिरंगा झंडा लगाया जाएगा। ये बहुत ही हास्यास्पद था क्योंकि पिछले 80 सालों में फ्रांस पहले ही 6 बार झंडा बदल चुका था और लोगों को तिरंगा झंडा ज्यादा पसंद था, इसलिए असेंबली ने उसे चले जाने को कहा। हेनरी अपनी बात पर अड़ा रहा और उसने इस मुद्दे को नहीं छोड़ा, इसलिए वो कभी राजा नहीं बन सका और तब से तिरंगा झंडा बरकरार है। देखने के लिए धन्यवाद और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब या लाइक करना न भूलें। यह असल जिंदगी की कहानी है।